नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान और शुरुआत हेडलाइन से। 5 राज्यों के लिए चुनाव तारीखों का ऐलान। उत्तर प्रदेश में 11 फरवरी से 8 मार्च के बीच 7 चरण में वोटिंग। आचार संहिता लागू। पंजाब गोवा में 4 फरवरी और उत्तराखंड में 15 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। मणिपुर में 4 और 8 मार्च को मतदान। 11 मार्च को आएंगे नतीजे। चुनाव से पहले बजट पर कांग्रेस समेत 16 विपक्षी दलों का ऐतराज। राष्ट्रपति और चुनाव आयोग से दखल की मांग। बीजेपी पर फायदा उठाने का आरोप। समाजवादी पार्टी में सुलह की संभावना खत्म। रामगोपाल ने अखिलेश खेमे को बताया असली। नियम और परंपरा के आधार पर होगा चुनाव चिन्ह का फैसला। सुदीप बंदोपाध्याय की गिरफ्तारी का विरोध। पश्चिम बंगाल से दिल्ली तक टीएमसी का प्रदर्शन। राज्य के वित्त मंत्री मित्रा ने किया बजट पर पूर्व बैठक का बहिष्कार। तो समाजवादी पार्टी में सुलह की संभावना खत्म हो गई है और इस खबर पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बात 5 राज्यों के चुनाव तारीखों के ऐलान पर। 5 राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज आयोग ने ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में 11 फरवरी से 8 मार्च के बीच मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में 7 तो मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव संपन्न होगा। बाकी राज्यों में 1 चरण में ही चुनाव होगा। सभी राज्यों में मतगणना 11 मार्च को होगी। चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर 7 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण में 15 जिलों की 73 सीटों पर 11 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। 15 फरवरी को दूसरे चरण का मतदान होगा, जिनमें 11 जिलों की 67 सीटों पर वोटिंग होगी। तीसरे दौर में 12 जिलों की 69 सीटों पर 19 फरवरी को मतदान होगा। चौथे चरण में 12 जिलों की 53 सीटों पर 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। पांचवें चरण में 11 जिलों की 52 सीटों पर 27 फरवरी को वोट डाले जाने हैं। छठे चरण की 7 जिलों की 49 सीटों पर 4 मार्च को मतदान होगा। सातवें चरण में 7 जिलों की 40 सीटों पर 8 मार्च को वोट डाले जाएंगे। Commission is determined to ensure strict compliance along with uniform application to all political parties, ruling or opposition. And Commission will also invoke provisions of substantive laws while enforcing Model Code of Conduct. पंजाब की 117 सीटों पर 1 चरण में ही चुनाव होगा। यहां 4 फरवरी को मतदान होगा। गोवा की सभी 40 सीटों पर भी 4 फरवरी को ही वोट डाले जाएंगे। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर 15 फरवरी को मतदान होगा। तो वहीं पूर्वोत्तर के मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होगा। 4 मार्च को पहले चरण में 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और 8 मार्च को दूसरे और आखिरी दौर में 22 सीटों पर मतदान होगा। The limit of expenses for candidates is 28 lakhs for UP, Punjab and Uttarakhand and 20 lakhs for Manipur and Goa. चुनाव आयोग इस बार कुछ नई चीजें भी आजमाने जा रहा है। ईवीएम पर उम्मीदवारों की तस्वीर होगी। वोटर स्लिप के साथ हर परिवार को रंगीन वोटर गाइड भी दी जाएगी। सभी मतदान केंद्र के बाहर वोटर असिस्टेंट बूथ होगा। पिछली बार 3 बूथों के लिए 1 असिस्टेंट था। शारीरिक तौर पर विकलांग लोगों के लिए खास बूथ बनाए जाएंगे। सेना, अर्धसैनिक बल के जवान और दूतावासों में काम करने वाले ऑनलाइन वोटिंग कर सकेंगे। उम्मीदवारों को हलफनामा देना होगा कि उनके पास भारत के अलावा किसी भी दूसरे देश की नागरिकता नहीं है। उन्हें यह भी हलफनामा देना होगा कि उनके ऊपर बिजली, पानी, टेलीफोन और सरकारी आवास का कोई बकाया नहीं है। Candidates will be required to open accounts in their banks and as per our directions, expenses above rupees 20,000 will be made out of this bank account and will be through check. पंजाब, गोवा और मणिपुर विधानसभा का कार्यकाल
18 मार्च को खत्म हो रहा है। उत्तराखंड का 26 मार्च को तो उत्तर प्रदेश का 27 मई को। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। चुनाव आयोग ने कहा है कि समाजवादी पार्टी में चुनाव चिन्ह दावे के बारे में नियमों के आधार पर फैसला लिया जाएगा। उधर समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच सुलह का रास्ता नजर नहीं आ रहा। हालांकि आज पार्टी के लखनऊ में दफ्तर में कई नेताओं ने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात कर सुलह के प्रयास जरूर किए। समाजवादी पार्टी में चल रहे विवाद को सुलझाने की कोशिश बुधवार को भी जारी रही। अखिलेश और मुलायम गुट में सुलह कराने के लिए राज्य सरकार में मंत्री आजम खान ने पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। इसके अलावा शिवपाल सिंह यादव समेत पार्टी के कई नेता भी मुलायम सिंह से मिले। संवाद का दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए। अगर संवाद का दरवाजा बंद हो जाएगा तो फिर बात बिगड़ने के सिवा कुछ नहीं है। तो कंफ्यूजन की राजनीति नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बात साफ साफ होनी चाहिए। जो भी बात तय हो वो बिल्कुल एक तरफा हो। मंगलवार को अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच कई घंटे तक बैठक हुई, लेकिन दोनों गुटों के अपने रुख पर अड़े रहने से कोई रास्ता नहीं निकल सका। हम भी जानते हैं कि कौन सा हथौड़ा कहाँ काम करेगा, कौन सा नट बोल्ट कहाँ लगेगा। इसलिए हालांकि हम चुनाव में जा रहे हैं, दोबारा लौटेंगे और सही जगह पर हथौड़ा और सही जगह पर नट बोल्ट लगाने का काम करेंगे। रामगोपाल यादव ने साफ किया है कि अखिलेश खेमा ही असली समाजवादी पार्टी है। अखिलेश के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा जाए उसी पार्टी को, उसी समाजवादी पार्टी को वो समर्थन करें और उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाएं। चुनाव चिन्ह पर दोनों खेमों ने दावा किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने साफ किया है कि आयोग पुरानी परंपरा और नियमों के आधार पर फैसला करेगा। कमीशन सिंबल ऑर्डर के अंतर्गत पुराने प्रेसिडेंट्स को ध्यान में रख करके और निर्धारित प्रक्रिया जो हमेशा से फॉलो की गई कमीशन में, उसके तहत जो डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने पेश किए गए हैं उसका परीक्षण करेंगे, एग्जामिन करेंगे और उस पर उचित निर्णय उचित समय पर लेंगे। वहीं जानकारों का कहना है कि विवाद के जल्द सुलझने की उम्मीद नहीं है। अखिलेश यादव ने कई बार शायद मेरे को समझाने की कोशिश करी और पिता पुत्र के में बैठ के बातचीत भी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सामने आ गई कि हर हालत में कहीं ईगो है बीच में, चाचा का, भतीजे का, पिता का, पुत्र का। तो ये लड़ाई फिलहाल थमती ही नज़र नहीं आ रही है। मुझे लगता है ये जंग अभी और बढ़ेगी और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को शायद अकेले ही मैदान में जाना पड़ेगा। कई महीनों से जारी कलह के बीच रविवार को लखनऊ में हुए समाजवादी पार्टी के अधिवेशन में अखिलेश यादव को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था और मुलायम सिंह को संरक्षक की भूमिका दे दी गई थी। शिवपाल यादव को भी प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। हालांकि मुलायम सिंह यादव ने इस अधिवेशन को असंवैधानिक बताते हुए रामगोपाल यादव को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर कर दिया था। को भी पिता और पुत्र के बीच कोई सुलह नहीं हो पाई। हालांकि कोशिशें बहुत की गई कि कोई कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला उभर कर सामने आए। अब जबकि चुनाव की घोषणा भी हो गई है, तब भी समाजवादी पार्टी में भ्रम की स्थिति बरकरार है। लखनऊ से कैमरामैन शिव कुमार के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। उधर समाजवादी पार्टी से निकाले गए एमएलसी उदयवीर सिंह ने मुलायम परिवार में जारी विवाद पर राज्यसभा टीवी से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव कुछ चापलूसों से घिरे हुए हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अखिलेश यादव के साथ हैं। मेरे साथ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के करीबी माने जाने वाले एमएलसी उदयवीर सिंह जी। कि आपकी पार्टी में चल क्या रहा है? स्क्रिप्ट है, नाटक है, या फिर वाकई ये वर्चस्व की लड़ाई है? कोई भी राजनीतिक समझदार व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ये स्क्रिप्ट है या नाटक है, और मैं ये कहूँगा आपसे, ना ये वर्चस्व की लड़ाई है। कुछ लोग कौन है ये? अमर सिंह का तो लगातार नाम आप लोग लेते आए, बाकी ये कुछ लोग और कौन है? अमर सिंह जी हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष शिवपाल सिंह जी हैं, जिनकी जो भी महत्वाकांक्षाएं थी उनका इस्तेमाल अमर सिंह जी ने किया। उसके अलावा कुछ सीनियर लीडर्स भी थे जो सोचते हैं कि जैसी राजनीति है वैसी ही रहनी चाहिए, हमारी स्पेस कम नहीं होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री इस कन्वेंशन से ये साबित हुआ कि सब तरह के लोगों का मुख्यमंत्री को समर्थन है, जनता का समर्थन है, कार्यकर्ताओं का समर्थन है। अच्छा ये बताइए उदयवीर जी, क्या सुलह होगी? कोई झगड़ा नहीं है जिसकी सुलह हो। सैद्धांतिक बातें हैं। मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते कि ऐसे लोगों को पार्टी में लिया जाए जिनसे पार्टी की लंबे समय के लिए छवि खराब हो।
या उनकी खुद की छवि खराब हो या सरकार की छवि खराब हो। तो साफ तौर पर उदयवीर जी का कहना है कि अखिलेश यादव अब एक ब्रांड की तरह उभर गए हैं। लखनऊ से कैमरामैन शिव कुमार के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और समाजवादी पार्टी के इस मैं कहूं कि कलह पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका। और लखनऊ से कृति मिश्रा हमारे साथ। कृति, मैं आपसे जानना चाहूँगा, उदयवीर सब कुछ साफ साफ कह रहे हैं और मुख्यमंत्री के बहुत ही खास सलाहकार माने जाते हैं, लेकिन आजम खां आखिरी प्रयासों में लगे हुए हैं, बातचीत बढ़ी भी अटक गई, क्या रहा नतीजा? जी हाँ कवीर, देखिए समाजवादी पार्टी में मचे घमासान का कोई अंत होते हुए फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। आज भी बहुत कोशिशें की गई आजम खान की तरफ से दोनों गुटों में बात करवाने की, कोई समाधान निकालने की, कोई कॉम्प्रोमाइज़ फॉर्मूला निकालने की, लेकिन देखिए जो मुख्यमंत्री के करीबी लोग हैं उनका ये मानना है कि मुख्यमंत्री की 3 बहुत ही स्पेसिफिक डिमांड है। पहली, अमर सिंह का तत्काल निष्कासन, दूसरा शिवपाल सिंह का नॉन इंटरफेरेंस और तीसरा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में एकाधिकार। लेकिन मुलायम सिंह लोगों का कहना है कि इन तीनों डिमांड्स को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब जबकि चुनाव की भी घोषणा हो गई है तो देखना है कि क्या ये दोनों कैंप एक साथ फिर दोबारा आकर यूनिटी में चुनाव लड़ सकते हैं या फिर पार्टी में दो फाड़ होना तय है। कविता, शुक्रिया कृति इस अपडेट के लिए आपका। तो रामदत्त जी, साफ है जैसे कि उदयवीर सिंह आप क्योंकि लखनऊ में बहुत लंबे अरसे से देखते रहे राजनीति को और मुलायम परिवार को भी और पार्टी को भी, असल में विकल्प अब क्या बचते नजर नहीं आ रहे हैं? कोई बचा ही नहीं, ये सिर्फ कवायद चुनाव चिन्ह जब्त ना हो इसके लिए। देखिए ये पोस्चरिंग है इस समय। कोई ब्लेम किस पे जाए पार्टी टूटने का, ये सवाल है। तो कोई उस दोष नहीं लेना चाहता तो वो अगले पे डालते हैं। तो बातचीत के लिए बुलाए तो भाई चले गए। आजम साहब भी कोशिश कर रहे हैं कि साहब लास्ट मिनट एफर्ट हो जाए, लेकिन जो राम गोपाल जी हैं असली सूत्रधार वो हैं, अखिलेश जी के जो राजनीतिक सलाहकार, और उदयवीर जी। तो उदयवीर जी ने अक्टूबर में ही एक चिट्ठी लिखी थी कि मुलायम सिंह जी को अध्यक्ष पद छोड़ देना चाहिए। और उसके पहले राम गोपाल जी ने उसी समय एक स्पेशल अधिवेशन बुलाने की बात की थी। तो मुलायम सिंह जी का यहाँ तक मेरे ख्याल से आकलन ये था कि अखिलेश जी और राम गोपाल जी एक अलग पार्टी बनाना चाहते हैं, इन्होंने तय कर लिया। उसको प्रिएम्प्ट करने के लिए ही वो सारी कवायद कर रहे थे। एक बार राम गोपाल को निकाला, फिर अखिलेश जी को और उनको निकाला। और मुझे ये लगता है कि उस कवायद में एक तरह से उनको आंशिक सफलता ये मिली है कि अगर ये टूट अगर 4-5 महीने पहले होती तो शायद ज़्यादा उनको घाटा रहता, क्योंकि अब कल उन्होंने राम गोपाल गुट ने दिया है चुनाव आयोग में जी। और जो चुनाव आयोग की प्रक्रिया है कि जो भी उन्होंने अपने कागज सबूत दिए हैं, मेरिट पे क्या होगा कि मेजॉरिटी विधायक सांसद साथ में है उनके, वो दावा सही हो सकता है, लेकिन अब वो जवाब मांगेंगे मुलायम गुट से। तो वो जवाब सवाल ये सब करने में ये 15 दिन के बीच मुझे नहीं लगता कि कोई इंतरिम आर्डर भी हो पाएगा, क्योंकि तब तक साइकिल चुनाव चिन्ह मुलायम नहीं हाँ तब तक, क्योंकि अब आज स्थिति यही है कि डी ज्यूरे प्रेसिडेंट मुलायम सिंह जी हैं कानूनन, और डिफैक्टो प्रेसिडेंट ये सारी ताकत अखिलेश जी हैं। तो चुनाव चिन्ह तो उसी के पास रहेगा जो डी ज्यूरे है, भले उसके पास समाज में ताकत हो या ना हो। और दोनों दावों का परीक्षण करने, क्योंकि एक तरफा ये एक ट्रिब्यूनल के तौर पे क्वैसी जुडिशियल काम करता है चुनाव आयोग जी। तो जो भी राम गोपाल जी ने दिया है उसको मौका मिलेगा मुलायम सिंह जी को, वो जाएगा, नोटिस जाएगी, जवाब आएगा, एक लंबा प्रोसेस रहेगा। तो मुझे शायद ये चुनाव के पहले निर्णय कोई ना हो पाए फ्रीज होने का भी। लेकिन इस पूरी लड़ाई में जो समाजवादी पार्टी की संभावनाएं हैं, क्योंकि अखिलेश के साथ जो टीम है सीधे तौर पर कहें वो भविष्य को देख रहे हैं, शायद आगे, क्योंकि अखिलेश युवा हैं, आगे वापसी कर सकते हैं, तो भविष्य कहाँ नजर आ रहा है इस चुनाव में? क्या इसका इम्पैक्ट दिखेगा? देखिए अखिलेश जी की एक ये मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत मुख्यमंत्री देखे हैं, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पूरे 5 साल में वो अलोकप्रिय नहीं हुए, कोई उनके खिलाफ बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। विधानसभा के अंदर भी वो पहले मुख्यमंत्री हैं कि शायद विपक्ष हमेशा उनकी तारीफ करता था, है ना। और एक उन्होंने माहौल जैसे गुजरात ब्रांड मोदी जी ने बनाया था, तो एक कामयाबी उन्होंने भी पाई कि टीवी के जरिए, अखबारों के जरिए, भले वो विज्ञापन पेड हो, हाँ, लेकिन विकास का एक पैमाना, उद्घाटन शिलान्यास के जरिए उन्होंने ये किया कि भाई ये काम कर रहे हैं। उन्होंने नारा भी दिया, काम बोलता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा जाएगा कि भाई वो पार्टी को एकजुट नहीं रख पाए। तीसरी बात यह है जो मुलायम सिंह का परसेप्शन है
उनको ये लगता है कि भाई ये जो मेट्रो से और ये एक्सप्रेस वे से गांव में वोट नहीं मिलता, चुनाव मिलता। तो पहले भी मुझे लगता है मुलायम सिंह जी को ये आशंका थी, इसलिए बार बार सार्वजनिक तौर पे, जो कि बड़ा असहज और अस्वाभाविक भी था, मैंने कहा भी कि ये मुलायम सिंह तो नेता विरोधी दल का काम कर रहे हैं, बेटा कई मंचों पर बेटे की वो करते लगाना, उनकी आलोचना करना। ये दो चीज़ें मुझे लगती है, एक तो मुलायम सिंह जी को लगता था कि ये गाँव का, देहात का और वोट इससे नहीं मिलता है, बहुत विकास पुरुष आए और चले गए, उनको एक तो लगता है। दूसरे, मुलायम सिंह जी ने जो कहा एक अपने बयान में कि भाई राम गोपाल तो अखिलेश को विवादास्पद बना देंगे, शायद मुलायम सिंह ये चाहते थे कि भाई अखिलेश जी सबको साथ लेके चलें, तो कम से कम उनके परिवार में या वो जो उनका मुक्त क्षेत्र है इटावा फर्रुखा, कोई दो गुट ना हो। अब अखिलेश जी के साथ मेजॉरिटी है, वो कामयाब हैं, लेकिन एक गुट तो हो जाएगा ना। लड़ाई तो आप, ये लड़ाई अब बूथ लेवल पे होगी, गांव में, गली में, ये कालिदास मार्ग पे नहीं, मुलायम के घर तक लाइए, मतलब उनके टावा जो सैफई में, अब सैफई में 2 ओबी वैन लगेंगी, एक शिवपाल के घर पे लगेगी, एक राम गोपाल जाएगी। तो ये जो जनता चुनेगी ना, ये समाजवादी पार्टी के वर्कर्स को मुख्यमंत्री नहीं चुनना है, न कालिदास मार्ग और विक्रमादित्य मार्ग पे चुनना है। तो अब मुलायम को ये डर था कि ये लड़ाई गाँव-गाँव, घर-घर न जाए, शायद वो रोकने की इसलिए कोशिश कर रहे थे। एक बहुत ही आखिरी सवाल संक्षेप में चाहूँगा, आजम खान, क्योंकि लगातार उनके लिए दुविधा इस वक्त, वो कहते हैं पिता का साथ छोड़ नहीं सकते, बेटा अच्छा काम कर रहा था, शायद इसीलिए लगातार आखिरी मौके तक प्रयास करें, विकल्प क्या होंगे? देखिए, आजम खान के ऊपर बहुत प्रेशर है कम्युनिटी से, जो अल्पसंख्यक हैं, समुदाय हैं, या और भी जो सेकुलर लोग हैं, जिनको ये लगता है कि भाई अगर ये टूट होती है तो उनको खतरा है कि शायद भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा मिले, या उनको ऑफ करना पड़े, कहाँ जाए, या हाँ एक मुसीबत है। तो इसलिए वो वास्तव में कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे भी बात हुई फ़ोन पे, तो वो कह रहे थे कि भाई मैं तो आखिरी कोशिश जितना चाहूँगा, हो सकती है करूँगा, और उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा मुलायम सिंह जी का साथ छोड़ना भी और अखिलेश के साथ जाना भी। तो और एक चीज़ और भी है, आजम खां के अपने नेतृत्व की ये चुनौती है, क्योंकि अगर इस टूट की वजह से माइनॉरिटीज वोट सपा के ना इस गुट में रहें ना उस गुट में रहें, वो चले जाएं बीएसपी में, तो आजम खां के नेतृत्व पर भी तो प्रश्न चिन्ह लगेगा। कई लोगों के, कई राजनेताओं के, जो दिग्गज राजनेता हैं, अपने अस्तित्व का संकट भी है, और भविष्य की राजनीति कहाँ पर खड़ी होगी कहना मुश्किल होगा। बहुत शुक्रिया सर इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए आपका। और ये थी हमारी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। राष्ट्रपति भवन का ताम्र गुंबद, आलीशान और बेजोड़। सांची के बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब 2 गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार, ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है 4 चांद। चुनाव से पहले केंद्रीय बजट पेश करने के फैसले का विपक्षी दलों ने विरोध किया है। कांग्रेस समेत 16 विपक्षी दलों ने इस मसले पर राष्ट्रपति और चुनाव आयोग से दखल की मांग की। इन दलों का कहना है कि बजट में लोक लुभावन घोषणाओं से बीजेपी फायदा उठाना चाहती है, जो आचार संहिता का उल्लंघन होगा। चुनाव आयोग ने इस मसले पर जल्द राय देने का भरोसा जताया। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जब चरम पर होगा, उसी दरमियान 1 फरवरी को केंद्र सरकार का आम बजट पेश होना प्रस्तावित है, लेकिन विपक्षी दलों ने इससे ऐतराज जताया है। 16 दलों ने राष्ट्रपति और निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत चिट्ठी के जरिए की है। विपक्ष की मांग है कि 2012 की तरह आम बजट चुनावों के बाद ही पेश किया जाए। चुनाव आयोग ने शेड्यूल दिया है, उत्तर प्रदेश का, पंजाब का, उत्तराखंड का सीधा प्रभाव पड़ेगा चुनाव पर। इसीलिए हमने राष्ट्रपति जी से भी आग्रह किया है, तमाम विपक्षी दलों ने और चुनाव आयोग से, कि इसको रोका जाए, चुनाव के बाद ही बजट आना चाहिए। These state elections have national implications. The union budget will have impact on the elections in these states. So one has to be realistic, practical. केंद्र ने जो बजट सेशन चुनाव के बीच में बुलाया है, तो जैसे 2012 में बजट सेशन टाला गया था, इसको भी टालना चाहिए। नहीं तो केंद्र सरकार घोषणाएं जो करेगी
उससे जनता प्रभावित होगी और चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा। दरअसल साल 2012 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भी यही स्थिति बनी थी, लेकिन तत्कालीन यूपीए सरकार ने 28 फरवरी को पेश होने वाले बजट को चुनावों तक टालते हुए इसे 12 मार्च कर दिया था। चुनाव आयोग ने इस मुद्दे पर जल्द ही अपना फैसला देने की बात कही है। See, the commission has received one representation, as you might have read in the public domain, sent by some political parties, and this representation is with regard to presentation of the budget. The commission is examining this representation, and in due course of time will take an appropriate call on this. दरअसल सरकार ने इस बार बजट सत्र को करीब 1 महीने पहले ही बुलाने का फैसला किया है, जिसका मकसद लेखानुदान लेने के बजाय वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से ही इसके प्रावधानों को लागू करना है। लोकसभा चुनाव से तुरंत पहले इंटरिम बजट पेश किया जाता है, आज तक तो रुका नहीं है। 2014 के चुनाव से भी कुछ दिन पहले इंटरिम बजट पेश हुआ नहीं हुआ, हर चुनाव से पहले होता है, वो तो एक संवैधानिक आवश्यकता है। सीसीपीए ने राष्ट्रपति से बजट सत्र के पहले हिस्से के लिए 31 जनवरी से 9 फरवरी तक की तारीखों की सिफारिश की है। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार इस बजट का चुनाव के दौरान लोक लुभावन घोषणाएं करने में दुरुपयोग कर सकती है। देखने वाली बात अब ये होगी कि क्या राष्ट्रपति या निर्वाचन आयोग इस पर कोई कदम उठाएगा। दिल्ली में कैमरामैन सुदीप्तो के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। बीजेपी के पूर्व नेता नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस की टिकट पर अमृतसर पूर्व से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उनकी पत्नी और कांग्रेस नेता नवजोत कौर ने ये जानकारी दी। अमृतसर पूर्व से सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर चुनाव लड़ती थी और इस बार वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। चंडीगढ़ में उन्होंने जानकारी दी कि सिद्धू जल्द ही कांग्रेस में शामिल होंगे। पूर्व क्रिकेटर सिद्धू ने बीते साल बीजेपी से इस्तीफा दिया था, जबकि सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर 28 नवंबर को कांग्रेस में शामिल हुई थी। एमके स्टालिन डीएमके की कमान संभालेंगे। चेन्नई में डीएमके के आम परिषद की बैठक में स्टालिन को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। स्टालिन के पास अध्यक्ष की सभी शक्तियां होंगी। इसके अलावा स्टालिन पार्टी के कोषाध्यक्ष भी बने रहेंगे। आम परिषद की बैठक के बाद स्टालिन ने कहा कि वो नई जिम्मेदारी को भारी मन से स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने इसकी वजह पिता और पार्टी प्रमुख करुणानिधि के खराब स्वास्थ्य को बताया। खराब सेहत के चलते करुणानिधि बैठक में हिस्सा नहीं ले पाए। हालांकि बैठक में उनके भेजे संदेश को पढ़ा गया। डीएमके के 60 साल से भी लंबे इतिहास में पहली बार कार्यकारी अध्यक्ष पद बनाया गया है और इसके लिए पार्टी के नियमों में ज़रूरी बदलाव किया गया। आम परिषद की बैठक में केंद्र सरकार से जल्लीकट्टू पर लगी रोक हटाने की मांग का प्रस्ताव भी पास किया गया। साथ ही तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को श्रद्धांजलि भी दी गई। तृणमूल कांग्रेस सांसद सुदीप बंदोपाध्याय और पार्टी के दूसरे नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर टीएमसी ने आज पश्चिम बंगाल समेत देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन किया। रोजवैली चिटफंड मामले में टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय कल गिरफ्तारी के बाद पार्टी ने प्रदर्शन शुरू किया था और ये प्रदर्शन अब देश के अलग अलग हिस्सों तक फैल चुके हैं। रोजवैली घोटाले में टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय की गिरफ्तारी के विरोध में टीएमसी भी सड़कों पर उतर आई है। पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक टीएमसी ने प्रदर्शन किया। हमारा अपराध यही है कि हम लोग हिंदुस्तान की जनता की आवाज उठाना चाहते हैं। अब डिमोनेटाइजेशन के बाद सारे हिंदुस्तान में जो आर्थिक हालात है उसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं और जो पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा चल रहा है उसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा। वहीं दिल्ली में चल रही प्री बजट की बैठक का भी पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने बहिष्कार किया। The honorable finance minister's own colleagues of parliament from our party are today demonstrating because of the political emergency that seems to have happened at every nook and corner for every matter. पश्चिम बंगाल में बीजेपी दफ्तर के अलावा बीजेपी नेताओं के घर पर भी गुस्साए टीएमसी समर्थकों ने हमला किया। टीएमसी ने भी अपने नेताओं की गिरफ्तारी को बदले की भावना से किया गया काम बताया। वहीं बीजेपी ने ममता बनर्जी पर गलत लोगों का साथ देने का आरोप लगाया। तो ममता दीदी अपने कर्तव्य का निर्वाह ठीक से नहीं कर रही हैं। जिन्होंने गरीब को लूटा है, ममता दीदी गरीबों पर मरहम लगाने की बजाय जिसने गरीब को लूटने का काम किया है, ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करके उनकी वकील बनने की कोशिश कर रही हैं। चिटफंड मामले में तृणमूल कांग्रेस के कई सांसदों को सीबीआई गिरफ्तार कर चुकी है। मंगलवार को गिरफ्तार किए गए सुदीप बंदोपाध्याय को
भुवनेश्वर कोर्ट में पेश किया गया। नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश वर्ष पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रकाशोत्सव के लिए पटना साहिब को समागमों की शुरुआत वहां पर हो चुकी है। इसमें शामिल होने के लिए 5 लाख से ज़्यादा लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। पटना के गांधी मैदान समेत कई जगहों पर विशाल शिविर बनाए गए हैं और पटना का माहौल अध्यात्म के आलोक से रोशनमय है। पटना साहिब के तख्त श्री हरमिंदर साहिब की सजावट देखते ही बनती है। प्रकाशोत्सव पर्व में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेने पटना जाएंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।